हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो उसके ऊपर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस वेटनरी ऑफिसर एग्जाम्स में, उन सबको देखते हैं। और यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार टाइम ख़राब नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ओडिशा पीएससी में 2021-22। बार बार बता चुका हूं, 21 में नोटिफिकेशन आता है, 22 में पेपर हुआ था, इसलिए वैसा लिखते हैं उसमें। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन। स्टिफ लैम्ब डिसीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्टिफ लैम्ब यानी कि लैम्ब किससे रिलेटेड है? इन दोनों का क्या बच्चा। ईव में क्या आ रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है? अरे डेफिशिएंसी भी इसी से होती है, इसमें विटामिन ई और सेलेनियम से होती है। ठीक है, पहली तो ये तो ट्रिक है, मतलब याद करना चाहो तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। अब विटामिन ई सबको पता है कि क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है। अगर इसकी ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब डीजनरेशन स्टार्ट होगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स इट। उससे क्या होगा? स्टिफ लैम्ब डिसीज। लैम्ब होपफुली आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, रैम और ईव से आता है, ईव में ई तो ये भी ई, और आंसर यहां से निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, अगर थोड़ा सा उसको दिमाग में रखेंगे तो ई वाले पार्ट को। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ब्लाइंड स्टैगर्स इज अ कंडीशन ऑफ कैटल एंड शेप कोज ड्यू टू द सब एक्यूट पॉइजनिंग विद, यानी कि यहां पे डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, यहां पे ज्यादा दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लाइंड स्टैगर हो रहा है। तो क्या चीज ज्यादा देते हैं इसमें? सेलेनियम ज्यादा देते हैं। यहां पे कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के। सर रुको, पिछले लेक्चर में आपने बताया था एक्सेस ऑफ सेलेनियम की वजह से तो एक डिसीज और होती है जिसका नाम साहब आपने दिया था डिग्नेला डिसीज। तो ये एक्सेस से ये वाली डिसीज कैसे होगी, ऐसे क्यों हो रहा है? इसका आंसर मिलेगा जैसे ये लेक्चर अपना लास्ट स्लाइड पे जाएगा। बहुत ही प्यारा क्यूट सा आंसर है इसका, आप लोगों को मजा आएगा कि एक्सेस ऑफ सेलेनियम से ही ब्लाइंड स्टैगर भी होता है, एक्सेस ऑफ सेलेनियम से ही डिग्नेला डिसीज भी होता है। वाओ, तो भैया डिफरेंस कहां है वो लास्ट में देंगे, क्योंकि मजे की बात है, थोड़ा सा कुछ सस्पेंस बचा के रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बट आंसर क्या जाएगा इसका भी? सेलेनियम। अच्छा ये बताइए, सेलेनियम की एक्सेस की वजह से तो डिग्नेला और ये ब्लाइंड स्टैगर होता है, बट इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? कौन सा डिसीज होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से? याद आया कुछ? हाँ, बताया था, फोटो देखना गूगल पे जाकर के पिछले लेक्चर में, भूल जाते हो बार बार। याद है तो कमेंट में लिखना, और नहीं है तो फिर तो जरूरी लिख देना आप लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर। अमीनो एसिड बता दो पहले तो, छोड़ो विटामिन छोड़ो। अमीनो एसिड क्या याद करवाए थे हमने? सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन और मिथियोनिन। मिथियोनिन के बारे में क्या बोला था? ये अमीनो एसिड की जब चैन बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आ जाता है। ठीक है साहब। सिस्टीन के बारे में क्या बोला था? जो प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है बिटवीन द अमीनो एसिड्स, वो कौन करवाता है? सिस्टीन करवाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बोले तो सिस्टीन के अंदर क्या होता है? सल्फर। मिथियोनिन में भी सल्फर होता है। अब सल्फर इनके अंदर होता है, उससे प्रोटीन बन रहा है किसमें? वूल में, शिप की। तो उसकी जो शिप की वूल रहेगी उसके अंदर भी क्या सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा रहेगा? सल्फर रहेगा। लेकिन बोलोगे आप कि सर ये क्वेश्चन कुछ हो रहा है, आप तो पता नहीं कुछ और ही बता रहे। अरे रिवाइज करवा रहा हूं, जो पीछे वाला पड़ा हुआ है वो गायब हो जाएगा दिमाग से, तो मतलब ही क्या है फिर? ठीक है, चलिए अब फिर मैं आता हूं क्वेश्चन पे फिर से दोबारा। सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर। अब विटामिन पूछ रहा है कि जिनके अंदर सल्फर होता है। भाई सीधी सी बात ये है, विटामिन बी याद है आप लोगों को? बी कॉम्प्लेक्स वाले, उसमें से 1, 5 और 7, मतलब ये वाला पेंटोथेनिक एसिड, ये वाला विटामिन बी1 क्या बोलते हैं उसको? थाइमिन, और ये वाला बायोटिन। तीनों में ही सल्फर होता है। आज की बात याद रखना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ये बायोटिन दिया हुआ है यानी विटामिन बी7, और थाइमिन दिया हुआ है यानी विटामिन बी1। ओके है जी, चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनका तो आंसर देंगे। बट बी1 से ये क्या क्या होता है? बर्ड्स के अंदर क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है क्या? पोलिन्यूराइटिस होता है। वेरी गुड। रूमिनेंट, जो स्मॉल रूमिनेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे रूमिनेंट जो होते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से? कोई बता सकता है क्या? पोलियो इंसिफेलोमलेशिया होता है उनके अंदर। ठीक है साहब। अब ये बताओ हमारे अंदर क्या होता है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से? हमारे अंदर क्या होगा? बेरी बेरी होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा वहां पे सबसे पहले तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे?
सीधा का सीधा बेरी बेरी यानी कि B1, माफ कीजिएगा एक सेकंड रुकिए बस। हाँ जी, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच में, कई बार आवाजें आ जाती हैं, नहीं तो बोलना पड़ता है कि यार शांत हो जाओ प्लीज। फोकस खराब हो जाता है मेरा, फोकस। चलिए, सल्फर कंटेनिंग विटामिन की बात हो रही थी। मैंने आपको बताया था विटामिन ये B1, B5 और B7, 7 को बोलते हैं बायोटिन, 5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक और 1 को बोलते हैं थायमिन। तो ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होते हैं। अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? CM यानी कि सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, याद रहेगा। बस अब क्या बता रहा था, नहीं बता रहा था, याद नहीं मुझे कुछ। वूल के बारे में बता रहा था मैं। उसमें सिस्टीन जो होता है अमीनो एसिड बड़ा काम आता है वूल की ग्रोथ कराने में, और उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड वो बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है, तो इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मतलब आपके सामने आ रहा है, मैं बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को कि ऐसा न्यूट्रिएंट बताओ जो वूल ग्रोथ में हेल्प करता है शिप की। क्या रहेगा? सल्फर जाएगा, क्योंकि मिनरल की बात कर रहा हूं यहां पे, विटामिन की नहीं कर रहा हूं। और विटामिन पूछे तो बायोटीन हुआ, थायमिन हुआ, और पेंटोथेनिक एसिड में भी सल्फर होता है। तो 1, 5, 7 ऐसे याद रख सकते हैं आप, B1, B5 और B7। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका ही एक्सप्लेनेशन लिखा मैंने कहा ये क्या आ गया। हाँ, एक बात यहां पे ध्यान रखने की है, ये देखो ब्लू में मैंने इसको मार्क किया है, जो B7 है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको विटामिन H बोलते हैं। सीधा ये पूछ लेते हैं, विटामिन H किसको बोलते हैं? B1, B2, B3 या फिर B7? ठीक है, तो विटामिन H किसको बोलते हैं पता होना चाहिए क्या? 7 को बोलते हैं। विटामिन B7 को H बोल देते हैं, विटामिन H। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन आता है, हेयरलेस काउस, जैसे हेयरलेस काउस या ये डी पिगमेंटेशन और ये स्किन रिलेटेड काउस से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉपर आंसर जाएगा, क्योंकि कॉपर का क्या रहता है? ये डी पिगमेंटेशन वगैरह जो होता है स्किन में, हेयर्स में, ये सब कौन करवाता है? कॉपर करवाता है। बट यहां पे है ना, थोड़ा सा ये आप ध्यान से देखें, हेयरलेस काव्स बोला इन्होंने, हेयरलेस काव्स बोला, कोई डी पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे इसमें। एंड पिगलेट्स, वाओ, पिग्स की बात आ चुकी है, विद थिक एंड पल्पी स्किन आर बोर्न ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन द डाइट ऑफ काउ एंड साउ। काउ से क्या निकलेगा? ये काउ, और साउ से क्या निकलेगा? ये पिगलेट्स। तो इनमें अब क्या आंसर जाएगा? इसमें जिंक आंसर चला जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा? जिंक चला जाएगा। हालांकि ये स्किन और इन सबसे रिलेटेड कॉपर रहता है, बट जिंक जैसे ही ये स्वाइन साथ में आ रहा है तो इसके साथ जिंक बड़ा ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा आपको देखने को कि पिग के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है, तो उसका भी आंसर जिंक जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर यहाँ पे जिंक जा रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट था कॉपर जिंक में से क्या जा सकता है, आप लोगों को भी होगा शायद, बट ठीक है, अब जो सो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जिंक में आपको माइंड में रखना है, जो पिग है, पिग के अंदर जिंक से क्या होता है? क्या होता है स्पेशली जिंक का? तो यही तो याद करते हैं, पिग पे हम पैराकेराटोसिस होता है। तो भाई ठीक है, अब घुमा फिरा के दोनों को पकड़ के जिंक के हमने बोल दिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना यार, देखो उनकी मैं कहाँ, अब उनकी मैं ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो मैं देखता हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर भी मैं देखता हूँ, 2-3 पेज में देखता हूँ, अलग अलग जगह से देखता हूँ, बट उसके बावजूद भी है ना, चीजें कई बार गलत हो जाती हैं। ठीक, तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको बताया जाए, समझाया जाए, बट उतनी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की कई बार जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहा है इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया आज तक, तो पढ़ते रहो उसको डिटेल में जाकर के, बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे आपके, और वो बस आपको गुड फील तो होगा कि यस हमें तो सब कुछ आता है, बट वो गुड ही फील होगा, वो एग्जाम में काम नहीं आएगा गुड फीलिंग आपका। तो एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसी के देंगे जो हमें लगेगा कि उस एक्सप्लेनेशन से भी कुछ ना कुछ एग्जाम से निकल सकता है, बजाय कि एक जो सीधा याद करके निकल सकते हैं उसमें आधा घंटा हम लगा रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी ट्राई करता हूं कि मैं आसपास की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी जाए। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ट्रेस एलिमेंट इज मोर क्रिटिकल इन स्वाइन अमंग द एलिमेंट्स। तो ये जिंक सीधा इसका आंसर है ही, अब अभी बताया था मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस करते हुए क्या आंसर जाएगा इसका। ठीक है साहब, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, ये बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ विटामिन ए इज फाउंड इन कोलोस्ट्रम इन कंपैरिजन टू मिल्क। ये बोल रही है कोलेस्ट्रॉम जो है उसमें विटामिन ए कितने गुना ज्यादा मिलता है मिल्क के कंपैरिजन में।
अब आप बोलोगे कि सर हमें हिंदी पढ़नी आती है, मतलब समझना आता है, क्या कर रहे हो आप? तो देखो, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं 2-2 बार, एक इमोशंस घुसने जरूरी होते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, ओहो, वो इमेजिनेशन करनी जरूरी होती है। वो डायरेक्ट पढ़ के सीधा आंसर पे चले जाते हैं तो नहीं होती है। कई बार थोड़ा सा उस पर रुकते हैं ना, जो ठहराव होता है, उससे क्या होता है, आपका रिसीव करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहता है। इसलिए मैं इंटेंशनली वो करता हूं, ठीक है। तो आप ये मत समझा करें कि आप सर हिंदी पढ़ के बता रहे हैं हमें बिल्कुल समझ, ऐसा बात नहीं है भाई, आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बस वो चीज थोड़ी दिल तक उतरे, थोड़े इमोशंस बने क्वेश्चन आप जब देख रहे हो, कि सोचना पड़े आपको थोड़ा सा, उसके बाद आंसर आए, तो आपको हमेशा याद रहता है यूजुअली, ठीक है जी। तो आंसर क्या जाएगा इसका 10 से 12 गुना आंसर होता है यूजुअली, जो हमने देखा, जो हमें मिला 10 से 12 गुना इसका आंसर होता है। उसमें से भी कोई ये पूछे कि नहीं हमें तो स्टैंडर्ड वाला बताओ, तो स्टैंडर्ड वाला हम 12 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो 12 टाइम्स ज्यादा मिलता है विटामिन ए कोलोस्ट्रम के अंदर, जब हम उसको कंपेयर करते हैं मिल्क के अंदर वाले विटामिन ए से। चलिए जी, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंगनीज डेफिशिएंसी में प्रीडिस्पोज चिक्स टू डेवलप। सबको पता है मन, क्या बोला था मैंने, पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी, मैग्नीशियम मत लगाना, आंसर मैंगनीज जाएगा, यानी कि Mn जाएगा किसमें, पैरोसिस के अंदर। अब किसी को यही नहीं पता है कि जो पैरोसिस है उसको स्लिप्ड टेंडन बोला जाता है, वो स्लिप टेंडन होता है उसका पेक्यूलियर फीचर। तो उसका आंसर क्या ठीक होगा क्या? किसी को यही नहीं पता है पाइका को एलोट्रायोफेजिया जो है वो पेक्यूलियर फीचर है क्या, उसका आंसर ठीक होगा क्या? किसी को यही नहीं पता है कि ग्रास टाइगर्स को ग्रास टेटनी भी बोलते हैं, तो उसका आंसर ठीक होगा क्या? नहीं होगा। तो वो सिनोनिम्स जो है वो थोड़े से पता होना चाहिए आपको, मिनिमम 2 तो पता ही होने चाहिए जो यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सिनोनिम या फिर जो पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं, बिल्कुल जो पैथोग्नोमोनिक सेंस होते हैं, वो डिसीज के आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें पैरोसिस में क्या होता है, स्लिप टेंडन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मैंगनीज से पैरोसिस होता है, यानी कि स्लिप टेंडन होता है। और किससे होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फोलिक एसिड से होता है साहब, बायोटिन से होता है, कोलिन से होता है, जिंक से होता है। तो उन सब से भी क्या क्या उन सब से भी ये पैरोसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका आंसर में आता है मैंगनीज, आपका आता है बायोटिन, आपका आता है कोलिन, और उसके बाद आता है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसमें मैंगनीज मत लगा के आ जाना खाली, ठीक है जी। इसलिए बताना चाह रहा हूं उसकी सिग्निफिकेंस कहां पे है, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग इन शीप प्रीडिस्पोजेस टू कॉपर टॉक्सिसिटी। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, ओडिशा पीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैं क्यों बोल रहा हूं, यूजुअली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम की वजह से किस मिनरल का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, या उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो जाती है, या डाइट में अगर वो मिनरल हो तो भी कम हो जाता है मोलिब्डेनम की होने की वजह से। हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था, मोलिब्डेनम जो है वो सल्फर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, थायोमोलिब्डेट बनाता है, जो कि कॉपर को चिपका लेता है, और वो तीनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यानी मोलिब्डेनम के ज्यादा होने की वजह से कॉपर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बट यहां पे बोल रहा है कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी, यानी कॉपर बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में। क्या बोल रहा हूं, कॉपर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। दुश्मन कौन था उसका, भाई मोलिब्डेनम था। वो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, तो खुले में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है। तो उससे क्या हो जाएगी, कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। किस कंडीशन में, जब मोलिब्डेनम जो उसका अब्जॉर्प्शन कम करवा रहा था, जब वो डाइट में डेफिशिएंट होगा तो किसकी होगी कमी, ओ एक्सेस किसकी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी किसकी होगी, कॉपर की हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। वही कॉन्सेप्ट है, बार बार देखो कितना घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। गुड स्टेपिंग इन पिग्स इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। अब यहां पे पेंटोथेनिक एसिड दिया हुआ है, किसी को यही नहीं पता है कि विटामिन B5 जो है उसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, और वो ऑप्शन में ये पेंटोथेनिक ना दे करके B5 दे देते हैं। तो क्या उसका आंसर ठीक होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। इसलिए कम से कम 2 चीजें तो पता ही होनी चाहिए, और किन चीजों में किस तरह के टॉपिक्स में पता होनी चाहिए वो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेरियस स्टेट्स में पूछे गए हैं उनसे हमें एक आइडिया यहां पे हो जाता है, ठीक है जी। अब सीधा आते हैं 10th क्वेश्चन पे। असेंशियल मिनरल फॉर वूल ग्रोथ इज, क्या बात है, मतलब ये भी बताना पड़ेगा क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड अमीनो एसिड में किसमें होता है, सिस्टीन में, मिथियोनिन में। कौन सा अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, कौन, सिस्टीन बनाता है साहब। डाइसल्फाइड कैसे बनाएगा, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, यानी कि उनमें सल्फर होता है, और सिस्टीन से ही वूल भी बन रही थी, और सिस्टीन में सल्फर होता है, तो मिनरल डायरेक्ट पूछेंगे तो क्या सल्फर ही होगा ना, थोड़ा ना चेंज हो जाएगा वो, ठीक है साहब। चलिए
अब आ जाते हैं आपका 11th क्वेश्चन पे। क्या पूछना चाह रहा है 11th क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कंसिडर्ड लेटली एज एन एसेंशियल मिनरल। भाई हाल ही में किस मिनरल को ये एसेंशियल मिनरल की उपाधि दी गई है? उपाधि थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब आप भावना समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कुछ जगह पे लिखा रहता है कोबाल्ट। भाई कोबाल्ट आंसर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? कोबाल्ट का तो बहुत पहले से पता है कि हम ये विटामिन B12 का मैच्योरेशन करवा देता है। सेलेनियम को बड़े ही हम बुरी नजरों से देखा करते थे कि ये तो किसी काम का नहीं है, निखट्टू है बिल्कुल। लेकिन हाल ही का मतलब ये मत समझ लो ना कल परसों या पिछले 2-3 साल, बहुत सालों को भी ये हाल ही रिसेंटली बोलते हैं, क्योंकि जब रिसर्च ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्च आती है वो 20 साल पहले भी होती है, तो उनको ऐसे बोला जाता है रिसेंटली हुआ था अभी ऐसे। ठीक है, तो क्या सेलेनियम जो है, सेलेनियम आंसर जाएगा इसका, कोबाल्ट आंसर नहीं जाएगा। पता लगा हमें, वाह भाई वाह, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम आता है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और हमने इसमें क्लासरूम प्रोग्राम में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था विटामिन ई का और सेलेनियम का क्या रोल है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है बेचारा, किन से फाइट कर करके? फ्री रेडिकल से फाइट कर करके। इस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने का काम भी सेलेनियम करता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों में कौन सा इफेक्ट होता है? इन दोनों में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी क्यूट और प्यारी बातें पता लगी सेलेनियम के बारे में, कोबाल्ट के तो बाद में पता लगी हैं। इसको हम थोड़ा अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, तो पता लगा इसको भी इतने अच्छे फंक्शन करवा रहा है, तो कहां पे रखेंगे? एसेंशियल मिनरल्स के अंदर रख लेंगे। ठीक है, नाम से नहीं लगता सेलेनियम एसेंशियल होगा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। चलिए जी 12th क्वेश्चन, फोकस अलर्ट रहे। फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर वूल ग्रोथ इन द शिप। लो भाई ले सल्फर, कितनी बार बोले, कितनी बार बोले, वूल ग्रोथ में सल्फर काम आएगा। अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होता है, सिस्टीन होता है, मिथ्योनिन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है? सिस्टीन बनवाता है। मिथ्योनिन का क्या काम होता है? स्टार्टिंग जो होती है अमीनो एसिड बनने की, सबसे पहले वो आ जाता है। ठीक है, विटामिन कौन से होते हैं जिनके अंदर सल्फर होता है? अभी बताया था मैंने, विटामिन B1, B5 और B7, 157। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं हम? थाइमिन। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। ऐसा। और B7 को हमने क्या बोला था? विटामिन क्या बोला था? H। ये भी याद नहीं आ रहा तो फिर तो मतलब दवाई कर रहे हो, तो मतलब कुछ योगा मेडिटेशन किया करो। और याद आ रहा है तो वेरी गुड, बने रहो। और उसी के साथ आता है आपका 13th क्वेश्चन। इन ruminants following mineral is essential for synthesis of विटामिन B12 इन द रूमन। रूमन छोड़ो, हमने तो यही पढ़ा है कि विटामिन B12 जो होता है, साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है? आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। अब रूमन में या रूमिनेंट में पूछ लो, हमसे तो मोनोगैस्ट्री में पूछते तो सर हम तो फिर भी वही आंसर लगा के आते उसका। ऐसा है ना, ऐसा ही है ना? हाँ पता था मेरे को। तो विटामिन B12 जो है ये क्या मैच्योरेशन करवाता है आरबीसी का। ये बनता किससे? इसको क्या, इसका नाम क्या होता है? जिसको विटामिन B12 का दूसरा नाम पता है साइनोकोबाल अमीन, जिसको नाम पता है वो क्या आंसर गलत करके आएगा क्या? उसको पता है कि ये कोबाल जो है क्या है, ये क्या है, ये कोबाल्ट ही तो है। इसको कोबाल्ट अगर बीच में बना हुआ है, इसका विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल अमीन है। अमीन साइनो चलो मान लिया कहीं और से आया है, बट कोबाल्ट तो चाहिएगा ना। क्या कोबाल्ट तो चाहिएगा। ये Cu क्या होता है? कॉपर होता है। किसी को ये भी ना पता हो तो CO क्या होता है? वो कोबाल्ट होता है। ठीक है साहब, तो ये इतनी सी बात है। विटामिन B12 के लिए क्या कोबाल्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसका नाम अगर किसी को पता है विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। अगर आपको दूसरा नाम पता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है, आपने मेहनत भी की एक बार याद करने में और उसका सिनोनिम नहीं पता है, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी, 50 सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है, बट कम से कम दो तो मिनिमम होने चाहिए, दो तो होने चाहिए। ओके, और किस तरह के क्वेश्चंस में टॉपिक्स में होने चाहिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ सिनोनिम वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहां पे पेक्यूलियर फीचर जो डिसीज में होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा पेक्यूलियर फीचर बोलते हैं आपको, जैसे स्लिप टेंडन बोला था, स्लिप टेंडन बोल के पूछ लिया कि वो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, काफी सारे डिसीज दिए, उसमें स्लिप टेंडन डाल दिया एक। जिसको ये नहीं पता कि पैरोसिस को स्लिप टेंडन बोलते हैं, तो कहां से आंसर ठीक करेगा। ठीक है जी, अब 14th क्वेश्चन की तरफ चलो, फोकस। न्यूट्रिशनल रूप इन पोल्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोपुरुलेंट राइनाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी। अरे सर बहुत सारी चीजें बोल दी, रुको चलो इनको देखते हैं पहले। न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है? यानी कि न्यूट्रिशनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी यूजुअली। न्यूट्रिशन की एक्सेस तो हो नहीं सकती है, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, तो न्यूट्रिशनल का कोई प्रॉब्लम होगा, डेफिशिएंसी होगा। और रूप का मतलब क्या होता है? यूजुअली बर्ड्स के अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वी यूज दिस वर्ड रूप। ठीक है, अब पोल्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। अब कैरेक्टराइज इसमें भी बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी में मैं बताऊंगा
क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, चलो बता दो साहब। म्यूका मतलब म्यूकस है उसके अंदर, पुरुलेंट मतलब पस भी है उसके अंदर, यानी म्यूकस भी है पस भी है, जो भी उसका डिस्चार्ज आ रहा है उसमें म्यूकस भी है पस भी है, यानी वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो थिक है और वो ओपेक है, ठीक है साहब। और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो म्यूकोपुरुलेंट राइनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर उसमें इन्फ्लामेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, राइनाइटिस बोलेंगे। और प्लस में कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है, म्यूकस भी है और पस भी है, यानी कि क्या होगा उसमें, पस है तो डब्ल्यूबीसीज वगैरह भी होगी, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन क्यों हुआ, उसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज कब होती है, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि जो ये एपिथेलियल सेल्स होती है ना, इनको बनाने में बड़ी हेल्प करता है, इनकी इंटीग्रिटी में बड़ी हेल्प करता है विटामिन ए, बड़ा डिटेल में हमने चिल्ला चिल्ला के बोला था क्लास में बार बार, एपिथेलियल सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये डैमेज होगी तो क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें म्यूकस आएगा, उसमें पस आएगी, वो ओपेक हो जाएगा, ओपेक मतलब वो क्लियर नहीं बचेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं बचेगा, वो ओपेक हो जाएगा, क्योंकि पस है ना उसमें, और थिक तो वो हो ही जाएगा। तो होपफुली आपको आंसर याद रहेगा, न्यूट्रिशनल रूप तो रेस्पिरेटरी डिसीज की बात कर रहे हैं, किसमें, पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, म्यूकस और पस और राइनाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, म्यूको मतलब म्यूकस, पुरुलेंट मतलब पस है उसके अंदर, यानी कि पस क्यों होती है यूजुअली, पस कब बनती है, इन्फेक्शन की वजह से, आरबीसी वगैरह मिलेंगे उसके अंदर, वो ओपेक भी है और वो थिक भी है। ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार ये सिंपल से वर्ड का कुछ बच्चे को मतलब नहीं पता होता तो बड़ा खराब लगता है, पता होना चाहिए। आज के बाद बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आज के बाद बोलेंगे सीधा म्यूकोपुरुलेंट राइनाइटिस, ओके। एंटी रेकाइटिक फैक्टर इज क्या होता है, एंटी, वो तो हम बता देंगे सर एक सेकंड में, पहले हमें ये बता दो ये रेकाइटिक क्या होता है, हमने रिकेट्स तो सुना है, ये रेकाइटिक क्यों बोल रहे हैं। देखो भाई, रेकाइटिक का मैं बिल्कुल रट के तो नहीं आता हूं कि लेटिन में देखा था मैंने या ग्रीक में, बट वो जिस भी लैंग्वेज, पुराने वाले लैंग्वेज में वर्ड का इसका मतलब होता है, किसका, रेकाइटिक का इसका मतलब होता है ऑफ द स्पाइन। अब बोलोगे कहां पे स्पाइन सर, ये स्पाइनल कोड कहां, क्या बोल रहा हूं, स्पाइन ये मतलब होता है इसका, बट ब्रॉड सेंस में इसका मतलब हम किस में ले लेते हैं, बोन में ले लेते हैं, इसलिए बता रहा हूं रेकाइटिक से बेटर है थोड़ा सा दिमाग में रहे। रेकाइटिक का मतलब स्पाइन होता है, ऑफ द स्पाइन की बात होती है, यानी कि अब स्पाइन तो यहाँ पे बात कर नहीं रहे हैं, ब्रॉड सेंस में अब क्या मतलब लिया जाता है इसका, बोन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। मतलब एंटी बोन फैक्टर पूछ रहे हैं, एंटी बोन फैक्टर तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, एंटी रेकाइटिक फैक्टर हम बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बोन से रिलेटेड और थोड़ा रिकेट से रिलेटेड भी है, मतलब जो बोन में रिकेट्स हो रहा था बच्चों में, सॉफ्टनिंग हो रही थी बोन की, उसके अगेंस्ट है ये फैक्टर, मतलब ये क्या करवा देगा, वो चीज को होने नहीं देगा, रिकेट्स को बोन के अंदर नहीं होने देगा, कौन, एंटी रेकाइटिक फैक्टर। और हमने बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था डिटेल में पूरा साइकिल कि विटामिन डी जो है वो कैसे होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है कैल्शियम की और फास्फोरस की, स्पेशली कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, क्या क्या करता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अभी बताता हूं क्या क्या करता है वो। चलिए 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, ठीक है, इसको वेजिटेबल ओरिजिन तो बताएंगे, इसके लिए क्वेश्चन और देखेंगे, विटामिन डी को हार्मोन क्यों बोला जाता है, वहां पे एक्सप्लेनेशन देता हूं उसकी, बट डोंट वरी, यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा था, एंटी रेकाइटिक फैक्टर क्या है, विटामिन डी है, क्योंकि ये कैल्शियम के किसमें हेल्प करता है, होमियो, यानी कि एक तरह से बैलेंस बनाने में बॉडी के अंदर, होमियोस्टेसिस में ये हेल्प करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है अभी बता देता हूं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपका जो बोन है उनसे रिजॉर्प्शन करवाता है मिनरलाइजेशन में, उसके बाद डीमिनरलाइजेशन भी कर सकता है उसका, अगर ब्लड में चाहिए तो डीमिनरलाइजेशन कर देगा, बोन से रिजॉर्ब कर लेगा, किडनी से जो निकलने वाला था उसको भी रिजॉर्ब कर लेगा, प्लस में इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम होता है जो डाइट से आता है उसको भी जल्दी अब्जॉर्ब करवाता है। कौन कौन करवाता है, कौन करवाता है, ये विटामिन डी करवाता है, ठीक है साहब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी रेकाइटिक फैक्टर इसको बोल देते हैं। चलिए जी, अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, ये कौन से वाला, इसमें वेजिटेबल ओरिजिन वाला नहीं है, ठीक है। विटामिन ए, अरे यार पालक में होता है, स्पाइनच में होता है कि नहीं होता है, पोपाइदा सेलरमैन, पालक के अंदर, स्पाइनच के अंदर होता है विटामिन ई, ये तो बात ही खत्म होगी। विटामिन सी, अरे यार नींबू में होता है, संतरे में होता है, क्या ये वेजिटेबल ही तो है। विटामिन बी वाला जो है ये भी प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में होता है, ठीक है साहब। अब विटामिन डी का आप बोलोगे सर ये प्लांट में हमने इर्गोस्टिरोल पढ़ा था, होता तो है, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन सा हुआ था, हाँ यार होता तो है एर्गोस्टेरोल, तो आंसर विटामिन डी ना लगा के बी लगाएं क्या फिर,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये चीज बताना चाह रहे हैं वो, विटामिन डी जो है ये एर्गोस्टेरोल से इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, ना मात्र सा होता है बिल्कुल, और इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि ये सिर्फ एनिमल ओरिजिन से ही मतलब जो ये एनिमल ओरिजिन की चीजें होती हैं उनसे ही मिलता है, प्लांट से यानी कि वेजिटेबल से ये विटामिन डी अपने को नहीं मिलता है। या फिर आप ये समझ लो कि डायरेक्टली विटामिन डी नहीं मिल रहा, हमारी बॉडी में जाके सिंथेसाइज हो रहा है। हमको पता है ना, यूवी जो सन रेज आती हैं उनके एक्सपोजर से स्किन पे पड़ता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है कैल्सीट्रायोल में, लास्ट में लीवर और किडनी में जा करके कौन सी पोजीशन पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, फर्स्ट वाली पे, फिर 25th वाली पे 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल उसको बोला था। उसमें क्या बोलना चाह रहा है, जो एर्गोस्टेरोल था यानी कि प्लांट्स के ओरिजिन से था, उससे नहीं बनता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होता उससे, ना मात्र बस वो बोलने को बोलना पड़ता है, बट क्या, इसलिए इसका आंसर विटामिन डी जा रहा है। हम ये मान के चलते हैं ये एनिमल ओरिजिन से ही हमें मिलता है। ठीक है साहब, अब जो भी, अब क्या कर सकते हैं, हमें तो एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप मेरी बात समझें, जिनका 100% आंसर बिल्कुल 100% नहीं होता है वो, आप इस बात को समझें थोड़ा सा। और जो स्टूडेंट जितना फ्लेक्सिबल और कूल रहेगा ना, वो उसमें एंग्सियसनेस कम रहेगी, और उसकी वजह से वो जो गलत से क्वेश्चन होते हैं ना उसका भी वो ठीक आंसर कर ही आता है ले देके। तो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि इसका सही 100% बताओ, अरे क्या इतना क्या कूद रहे हो 100%, ठीक है, अरे गलत मान लिया, चलो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, ये ज्यादा इजी है। या बस उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो कि हमें तो यही ठीक करना है, हमारा सिलेक्शन ना हो चाहे तो, है ना, तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ना किसी क्वेश्चन के, नहीं सर इरिटेशन हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो ये भी लग रहा है, कुछ बुक्स ये बोल रही हैं, कुछ बुक्स ये बोल, अरे कुछ भी लिखा ना, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उसमें, ये बोल रही है तो आपका काम नहीं है ये काम होता है जो साइंटिस्ट लोग हैं या जो ये कमीशन है, इन कमीशन की 100 क्वेश्चन अगर देते हैं तो उसमें से 25 तो गलत ही मिल जाते हैं, तो वो आपका काम नहीं है, समझे, उनसे ही नहीं हो पा रहा बेचारा तो आप क्यों परेशान होते हो। चलिए आ जाओ 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज हार्मोन लाइक प्रॉपर्टीज, कौन से विटामिन में हार्मोन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। आप सबको पता है आंसर का, विटामिन डी होता है इसका आंसर। क्यों होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है इसका सिंथेसिस कहां पे होता है, क्या डायरेक्ट फूड से आता है क्या ये, हाँ एनिमल ओरिजिन वाले फूड से आ सकता है, बट क्या इसका सिंथेसिस कहां होता है, बॉडी के अंदर होता है। क्या कहां होता है सिंथेसिस इसका, बॉडी के अंदर होता है। कहां से जाते हुए होता है, पहले कहां जाएगा ये, यूवी रेज, वो पूरा हमने वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सब कुछ पढ़ा था, ठीक है, अब वो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट सिंपली बता रहा हूं, वहां पे यूवी रेज से उसमें चेंज हुआ कुछ, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीवर में लगा, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किडनी में लगा, तो उसके बाद ये किस में चेंज हुआ फाइनली, कैल्सीट्रायोल में, बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कैल्सीट्रायोल है ये कहाँ पे जाता है, ये वीडीआर पे जाता है। वीडीआर क्या होता है ये, मतलब मन कर रहा था मेरा लिखने का, अरे नहीं यार वीडीआर बोल देते हैं इसको, बट है बड़ा सिंपल, नाम बोलूंगा तो हंसोगे आप, विटामिन डी रिसेप्टर्स। अब ये कैल्सीट्रायोल जो है ये विटामिन डी वाले रिसेप्टर्स पे जाएगा। अब इतना घूम फिर के रिसेप्टर्स पे जा रहा है तो इट इज वर्किंग लाइक एन व्हाट, क्या हार्मोन की तरह काम कर रहा है। चलो एक और बात बताता हूं आपको हार्मोन वाली, इसमें जो हार्मोन है हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसमें बैकबोन जो स्टीरॉइड्स होते हैं, मैंने बताया था नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड जो होते हैं यानी कि स्टीरॉइड्स, उनमें जो बैकबोन होती है केमिकली जो हम मानते हैं उसकी जो बैकबोन जो मेन केमिकल स्ट्रक्चर जिससे बनता है वो क्या होती है, किसकी, स्टीरॉइड्स की। कोलेस्ट्रोल अगर किसी को याद नहीं है तो कोलेस्ट्रोल उसकी स्ट्रक्चर में होता है, मेन बैकबोन जो होता है, तो इसके भी कोलेस्ट्रोल ही होता है मेन बैकबोन की तरह। तो ये स्टीरॉइड की तरह इसका केमिकल नेचर होता है और स्टीरॉइड की तरह ये काम करता है। इसके पास रिसेप्टर्स भी होते हैं, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सिर्फ एक फंक्शन या दो फंक्शन नहीं करवाता है, बहुत सारे फंक्शंस में इसका क्या होता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे विटामिन डी को इतनी और कैल्शियम को इतनी तरीके से ये रिजॉल्व करवाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सच बताऊं तो ये रिसेप्टर्स पे जाकर के आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए, रिसेप्टर पे जाके क्या कर रहा होगा, जो जीनोम्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। कुछ जीन्स जो होते हैं वैसे एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये रिसेप्टर पे जाके बैठेगा तो ये बोलेंगे कि चलो काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो काम करके क्या बनाते हैं, वो इस तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे क्या पीटीएच भी एक्टिवेट हो जाता है। पीटीएच भी हेल्प करता है ना उसके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। और इसमें आपका किडनी से रिजॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होता है, बोन से
मिनरलाइजेशन जो होता है, वो जो चीजें हो रही हैं उसके लिए कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन आएगा, कुछ निकलेगा बाहर, तभी तो बॉडी एक्टिवेट होगी ना, काम करेगी ना आगे। तो ये क्या करता है, कैल्सिट्रायोल वीडीआर के रिसेप्टर्स पे जाके इतने सारे फंक्शन करवा रहा है, रिसेप्टर पे जा रहा है हार्मोन की तरह, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है और बहुत सारे फंक्शन भी हो रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर भी स्टेरॉइड्स की तरह होता है। तो विटामिन डी इज वर्किंग लाइक एन हार्मोन। बस बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, अब इससे ज्यादा नहीं। क्रेजी चिक डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, क्रेजी जो चिक डिसीज होती है ये क्या, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ई में वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा तो उससे क्या होगा, चीजें डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगी, खास करके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो बर्ड होता है इसको क्रेजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है बहुत ही इरेटिक हो जाता है और ये बड़ा ही फ्रेंटिक हो जाता है। फ्रेंटिक बोले तो क्या होता है फ्रेंटिक, फ्रेंटिक क्या फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली नहीं, वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा किसी चीज को लेकर के। और इरेटिक क्या होता है, आराम से चल रहा था, चलते चलते एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा इसको, इसको क्या बोलते हैं, यूं चलते चलते एकदम से ऐसा लगेगा कि यार ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये नॉर्मल नहीं चल रहा है, ऐसे चलते चलते एकदम से कुछ हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इरेटिक बोलते हैं। और फ्रेंटिक इसको बोलते हैं एकदम से वायलेंट हो जाता है इसको। इसलिए क्रेजी चिक डिसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इरेटिक और फ्रेंटिक बिहेवियर जो है शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो उसमें ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है ना, ये नहीं है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और नर्वस सिस्टम पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और वो ऐसे ही नर्वस साइन दिखाने लगेगा। ठीक है साहब। अब 2 से 3 वीक के जो एज में चिक होते हैं उनमें ये मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, और सीवियर केसेस में तो पैरालिसिस भी हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है स्टारवेशन से, क्योंकि खा ही नहीं पाता, वो मुंह चबा ही नहीं पाता, च्यू नहीं कर पाता, तो सारा सिस्टम उसका नर्वस सिस्टम ही खराब हो रखा है, तो क्या क्या करेगा बेचारा। आप देखो 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो शाबाश, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बस एनर्जी बचा के रखो। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़े मजे आएंगे इसमें। मैच द फॉलोइंग विटामिन विद देयर डेफिशिएंसी। अब मैं तुम्हें एक नंबर की बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो प्लीज, आ जाओ। सबसे पहले ये देखो, इनमें से सबसे आसान कौन सा लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था पेंटोथेनिक एसिड, गुड स्टेप, ओहो मतलब कि डी का थर्ड जाएगा। अरे बाकी 16 बाद में करना, ऐसे ऐसे करके डी का थर्ड एक ही में है तो सीधा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हो? अरे डोंट वरी, मैं सबके बताऊंगा सबसे क्या होता है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं आपको लगता है कि नहीं सर आप अटेम्प्ट करके दिखाओ, बड़े क्वेश्चन इतने मैच द फॉलोइंग्स दे दिए हैं, ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे नहीं होता है कि जो एग्जामिनर एग्जाम बनाते हैं उनसे करवा। अरे रुक तो जाओ, एक बार देख तो लो सामने वाला क्या करना चाह रहा है। चलो ठीक है, किसी को बोल रहे सर हम पेंटोथेनिक एसिड क्यों देखें, पहले हम तो सबसे पहले थाइमिन देखेंगे, और हमें थाइमिन का आंसर आता है, थाइमिन यानी विटामिन B1, यानी उससे क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस होता है। अब ए का सेकंड सिर्फ एक ही में है, कंफ्यूजन क्या है, यही आंसर जाएगा, इससे भी यही निकल रहा है। बोले कि नहीं नहीं सर हमें तो साइनो को, देखो सब क्वेश्चंस में नहीं होता, सब क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, बहुत सारी चीजें सेम हो सकती हैं, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जरूरी नहीं है ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सभी आंसर्स बताओ। अगर आपने चारों देखा और आपको पता है कि मेरे को पता है कि पेंटोथेनिक क्या करेगा, गुड स्टेपिंग गेट, बाकी का मेरे को नहीं आता है, नॉर्मली क्या होगा, आप क्वेश्चन देखते हैं आप बोलोगे मेरे को सिर्फ एक ही आता है, मेरा कहां से आंसर ठीक होगा, क्वेश्चन को बाद में करूंगा। अरे एक बार देख तो लो, पेंटोथेनिक एसिड बूस्टअपिंग गेट, यानी कि डी वाले का थर्ड आंसर है, और पूरे ऑप्शंस में डी का थर्ड सिर्फ एक ही में है, तो सीधा ये आंसर चला जाएगा। आपको एक आता था उसी से आपका आंसर सारा ठीक हो जाएगा, बाकी 3 आपको आए या ना आए उसकी जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हमें तो डिस्कस करना पड़ेगा। B1 से क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस, ठीक है साहब। पेंटोथेनिक से क्या होता है, ये आपका गूड स्टेप गेट होता है, यूं मिला देता हूं इनको। पायरिडोक्सिन से क्या होता है, और साइनोकोबालामीन से क्या होता है, ठीक है। साइनोकोबालामीन से वेस्टिंग सिकनेस इन कैटल आती है, क्यों, साइनाकोबालामीन अगर नहीं है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये होंगे, ऑब्वियसली डेफिशिएंसी के लिए पूछते हैं, थाइमिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है ना, उनके होने से तो नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, उतना तो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, तो ये डेफिशिएंसी वाले सिम्टम सामने हैं। तो वेस्टिंग डिसीज क्यों हो रहा है B12 से, कोई बताएगा? साइनोकोबालामीन जो है यानी कि विटामिन B12 जो है, ये मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है। आरबीसी का मैच्योरेशन हुआ तो आरबीसी काम करेगी, क्या काम होता है, ऑक्सीजन का लाना, कहां छोड़ेगी, सेल्स के अंदर छोड़ेगी, जिसमें क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, दैट इज हैपनिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, उससे एनर्जी जनरेट होती है, एटीपीज बनते हैं, बहुत सारे एनर्जी यूज करने के लिए आती है एनिमल्स को। जितना भी न्यूट्रिएंट खाना हम खाते हैं या एनिमल खाते हैं, उसमें क्या
क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल्स में जाएगा और सेल से क्रैब साइकिल में जाएगा और वहां पे उसकी तोड़ाफोड़ी चलेगी, उससे क्या होगा, एटीपी निकलेंगे। बट अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बट आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसी की डेफिशिएंसी है, और वो कहां से है डेफिशिएंसी, क्योंकि साइनोकोबालामिन नहीं है, उससे क्या होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन नहीं हुआ तो क्या, आरबीसी ऑक्सीजन नहीं लेके आएगी, ऑक्सीजन नहीं लेके आई तो जो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर था उसका टीसीए साइकिल में ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि जो फॉस्फोरस ऐड करते हैं बेसिकली, वो ऐड ही नहीं होगा, यानी एटीपी बनेगा ही नहीं। तो खाना खाने के बाद भी एटीपी नहीं बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैच्योर नहीं है। किसकी वजह से मैच्योर नहीं है, साइनोकोबाल अमीन की वजह से मैच्योर नहीं है, और साइनोकोबाल अमीन की वजह से मैच्योर नहीं है, खाना खाने के बाद भी लग नहीं रहा है, टोटल वेस्ट जा रहा है सब कुछ, तो क्या होगा, सूख के बिल्कुल इमेसिएटेड हो जाएगा एनिमल, उसको क्या बोलते हैं, खत्म हो जाएगा एनिमल, यानी कि बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही सिक लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है इसके पास, कितना भी खिला दे उसको काम का नहीं है कुछ भी। किसकी डेफिशिएंसी से, साइनोकोबाल अमीन की डेफिशिएंसी से। नॉर्मली क्या कंफ्यूजन होता है कि सर ये एनीमिया होगा ना, सीधा सीधा आप ये देखो ना, एनीमिया हो रहा है सर एनीमिया एनीमिया। हाँ एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया होता है, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 जो होती है उससे बड़ी आरबीसीज होती हैं, उससे उसको छोटा बना देता है, तो ये मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, यानी कि बड़े साइज में रहेंगी आरबीसीज। अब ठीक है, लेकिन वो पायरिडोक्सिन सही नहीं बैठ रहा है वहां पे वेस्टिंग के साथ, तो पायरिडोक्सिन भी क्या करवाता है, अगर आप लोगों को पता हो, पायरिडोक्सिन भी कौन सा एनीमिया करवाता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया करवाता है। कौन, पायरिडोक्सिन। तो ये कन्वल्शन इन पिग्स ये इसके साथ चला जाएगा, बट इतना तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन तगड़ा कब बनता, जब थाइमीन और पेंटोथेनिक एसिड है, ये तो सब में अलग अलग है चलेगा, बट यहां पे ये कॉमन दे रखे हैं किसी किसी में, पायरिडोक्सिन आएगा कि साइनोकोबालामिन आएगा, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो क्वेश्चन अच्छा बनता है ये, बट ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, एमपी में पूछा गया है ये 2022 में। चलिए 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विटामिन B1 डेफिशिएंसी इन स्मॉल रूमिनेंट्स कोजेस, पहले ही बताया था मैंने, मेरे को पता है सर, हमने रट्टे मारे थे, B1 मतलब बैरी पोलिन्यूराइटिस और पोलियो इंसेफेलोमलेशिया। ओ सर वो क्या है B1, बेरी खत्म बेचारा, ये तो छोड़ ही दिया, लास्ट में लिखा हुआ ऑप्शन। अरे थोड़ा सा तो पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं पढ़ा जा रहा, एक बार इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में अपने दिमाग में सोच लो, नहीं तो 2 बार पढ़ ले उसको आराम से। विटामिन B1 डेफिशिएंसी इन स्मॉल रूमिनेंट्स बोल रहे हैं, ये स्मॉल रूमिनेंट जो बताया था मैंने, उसमें क्या कोज करता है, ये पोलियो इंसेफेलोमलेशिया कोज करता है। जबकि ह्यूमंस में क्या करेगा, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी डिसीज करेगी, चिकन्स में क्या करेगी, पोलिन्यूराइटिस करेगी, और स्मॉल रूमिनेंट्स में क्या करेगी, पोलियो इंसेफेलोमलेशिया करेगी। होपफुली ये आप गलत नहीं करके आएंगे, इस तरह का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फोकस और अलर्ट होकर के अपना एग्जाम देंगे। और हाँ जी, आज का हमारा जो सस्पेंस बना हुआ था, मैंने क्या बताया था, सेलेनियम एक डिसीज है जिसमें सेलेनियम की एक्सेस की वजह से वो होती है, दूसरी डिसीज है वो भी सेलेनियम की एक्सेस की वजह से होती है। एक डिसीज में हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, डिग्नेला डिसीज बोलते हैं। इस डिग्नेला डिसीज में क्या होता है, जो एक्सेस सेलेनियम है वो क्या धीरे धीरे बॉडी में आता है, क्या क्रोनिकली वो एक्यूमुलेट होता है। ये जो एक्सेस है सेलेनियम की, ये क्या, ये एक्यूट होती है यूजुअली, और इसमें क्या नर्वस साइंस आने लगते हैं। अब बोलोगे सर नर्वस साइन एक्यूट वाली में आएंगे, उसमें नहीं आएंगे। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो डायरेक्ट एक्यूट क्रोनिक से भी आप समझ सकते हो, दूसरा क्या है, दूसरी डिसीज क्या थी, ब्लाइंड स्टैगर थी। इसमें क्या एक्यूट साइंस आते हैं जिसमें नर्वस साइंस इंक्लूडेड होते हैं। अब देखो जो सेलेनियम है ना, ध्यान से सुनना प्लीज, 1 ही मिनट का है, ज्यादा नहीं है। जो सेलेनियम है ये 3 फॉर्म में मिलता है, एक तो सेलेनेट फॉर्म में मिलता है, उसको बोलते हैं ये होता है सेलेनेट, SELENATE सेलेनेट, और एक होता है ये SeO3-2, ये सेलेनाइट। अब ये जो सेलेनेट है ना यार, ये बहुत ज्यादा वाटर सोल्यूबल होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर में, मतलब ब्लड में भी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। इवन ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके भी नर्वस साइंस यानी नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है, और नर्वस साइन आएंगे, और नर्वस साइन क्या होंगे, नर्वस साइन होंगे, ब्लाइंड स्टैगर होगी उससे। और जो सेलेनाइट है ये, इसमें ये इसकी सोल्यूबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसका ब्लड ब्रेन बैरियर का क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक और देख लो, एक ये सेलेनोमिथियोनिन जो है वो क्या करता है,
सेलेनोमिथ्योनिन जो है ये भी एक फॉर्म होती है सेलेनियम की। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलेनियम प्योर फॉर्म में जाता है, ये 3 फॉर्म में मिलता है, सेलेनेट, सेलेनाइट और सेलेनोमिथ्योनिन। ये एल्कली डिसीज जो होती है, या जो आपका ये डिग्नेला डिसीज होती है, एल्कली और डिग्नेला डिसीज के लिए, दोनों के लिए ये वाला प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि अगर सेलेनेट की जो टॉक्सिसिटी है, सेलेनेट जो है वो भी बहुत क्रोनिकली अगर आ रहा है, बहुत आराम से टाइम लगा के आ रहा है, तो उससे भी हो सकता है कि केराटिन वाले पोर्शन में इफेक्ट पड़े, नर्वस पे उतना ना पड़े। बट यूजुअली क्या होता है, अगर सेलेनेट है तो सेलेनेट क्या करेगा, नर्वस साइंस ही क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी बहुत हाई होती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके भी नर्वस साइंस जो है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, ब्लाइंड स्टैगर्स। आपको पता होगा ना, ऑप्टिकल काइज्मा यूं क्रॉस करके ये वाली साई में, ये वाली साई में, वो काइज्मा, ऑप्टिकल काइज्मा, वो न्यूरॉन्स ही खत्म हो जाएंगे जो रिसीव कर रहे हैं सिग्नल आइज से, तो अंधा हो जाएगा ना एनिमल। तो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है, सेलेनेट वाला सबसे ज्यादा सोल्यूबल, फिर ये थोड़ा कम सोल्यूबल है, और ये भी एक फॉर्म होती है, जिससे क्या होता है, ये फॉर्म जो होती है ना बेचारी, ये केराटिन वाला जो पार्ट होता है एनिमल का, वहां पे जाती है, और वो क्या करती है, ये फॉर्म जो सल्फर होता है, कहां पे होता है सल्फर, केराटिन वाले पार्ट में सल्फर होता है ना, तो जो सल्फर होता है उस सल्फर को ये रिप्लेस कर देता है धीरे धीरे। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्रोनिक केस में क्या होगा, डिग्नेला डिसीज होगी, एक्यूट केस में क्या होगा, एक्यूट केस में ब्लाइंड स्टैगर्स होगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो सल्फर है इसको रिप्लेस करके सेलेनियम डालने लग जाएगा। उससे क्या होगा, वो जो भी टिश्यू है पूरा डैमेज हो जाएगा। जैसे हूव्स के ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, स्लफिंग ऑफ हूव्स होने लगेगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्सेस ऑफ सेलेनियम तो हम बोल ही रहे हैं, बट उसमें भी डिग्नेला डिसीज जो है और जो आपका ब्लाइंड स्टैगर्स है उसमें क्या डिफरेंट है। ब्लाइंड स्टैगर्स जो रहेगा उसमें सेलेनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है यूजुअली, इसकी वजह से वो होता है। इसमें ये सेलेनोमिथ्योनिन भी मिल सकता है और सेलेनाइट भी मिल सकता है डिग्नेला डिसीज में, जो कि एकदम से एक्यूट कोई ऐसे साइन नहीं आते हैं नर्वस साइंस उसके अंदर, क्योंकि सोलिबिलिटी भी कम है इसकी वजह से भी, और एक्यूट साइंस नहीं आते हैं। तो केराटिन वाले पार्ट जो होता है वहां पे जाकर के वो सल्फर की जगह पे सेलेनियम को रखने लग जाते हैं, रिप्लेस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट पूरा डैमेज हो जाता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए इसको, और पूरा फोकस और अलर्ट रह करके बैठिए। हाफ एन आवर ही आपका लेते हैं डेली, और आप पूरा इसको फोकस से सुने। बस इतना ही मेरी तरफ से। गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस।